तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाइट कोडिंग इन पाइथन। जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बाइट कोडिंग क्या होती है, और उसके बाद हमने पढ़ा था एआई वर्क कैसे करता है, इंट्रोडक्शन टू एआई। तो इसी बाद एआई की सीरीज़ को हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं पाइथन की सीरीज़ में। तो पाइथन की सीरीज़ में हमने पिछली बार पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन क्या होता है, पाइथन के फीचर्स क्या होते हैं। यूडो वैन रूसन का पाइथन ट्यूटोरियल पढ़ा था हमने। आज हमने पढ़ने वाले हैं पाइथन में बाइट कोड क्या होता है, सोर्स से लेकर एग्जीक्यूशन तक पढ़ाऊंगा। डीप डाइव फॉर इंटरमीडिएट डेवलपर्स प्रिपेयरिंग टू मास्टर पाइथन इंटरनल रेस्ट आपका थॉट है। एक डीप डाइव है इंटरमीडिएट डेवलपर्स के लिए जो कि पाइथन को मास्टर करना चाहते हैं और एज टेक्निकल इंटरव्यूज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बाइट कोड होता क्या है, पहले पाइथन में बाद में जाएंगे, पहले हम वर्ड तो समझ ले बाइट कोड क्या होता है। बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। बाइट कोड सिट्स बिटवीन योर सोर्स कोड एंड मशीन कोड। बाइट जो आप कोड को सोर्स करते हो उसके भी उस सोर्स को कोड करते हो आप मतलब नॉर्मल कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में, और मशीन कोड जो आप एग्जीक्यूट करते हो, उन दोनों के बीच में बाइट कोड होता है। बाइट कोड है क्या, ये एक सीरीज़ है लो लेवल इंस्ट्रक्शन की जो कि सी पाइथन इंटरप्रेटर रीड्स करता है और एक जायंट स्विच स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट करता है। मतलब मैं वापस समझा देता हूँ, जो सोर्स कोड और मशीन कोड है, जो मतलब सोर्स को जो आप लिखते हो, मशीन कोड जो मशीन करती है, उसके बीच में बाइट कोड होता है। बाइट कोड एक सीरीज ऑफ लो लेवल इंस्ट्रक्शन है। मतलब ये जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है, उस जो पाइथन इंटरप्रेटर का जो लेवल इंस्ट्रक्शन होते हैं वो उसका एक सीरीज़ है जो कि रीड करता है। क्या रीड करता है, रीड करता है कि जो आपका सोर्स कोड और मशीन कोड है वो राइट है, उसमें सिंटेक्स एरर तो नहीं है, ये रीड करता है पाइथन इंटरप्रेटर। और फिर एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट कैसे करता है, किसके बारे में, एग्जीक्यूट किसके थ्रू करता है, जायंट स्विच स्टेटमेंट, एक जायंट सा स्विच स्टेटमेंट देगा। इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया पहला पॉइंट, बाइट कोड क्या होता है। अब दूसरा एक, ये बाइट कोड मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट human readable instruction that run identically across operating system decoupled from hardware architecture। ये एक ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन है जो कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आइडेंटिकली रन होते हैं और ये हार्डवेयर आर्किटेक्चर से डीकपल्ड भी होता है। मतलब इसमें उसमें कोई एक फुल्ली सोर्स इंडिपेंडेंट, इसमें कोई भी आप बाइट कोड यूज़ कर सकते हो एआई की मदद से। फिर इसे आप कैच कहाँ करते हो, कैच वो क्रिकेट वाला कैच नहीं, कैच मतलब कंपाइल करना। तो आप उसको कहाँ पे कंपाइल करते हो, इसको आप करते हो .pyc फाइल्स में। जैसे जो .pyc का मतलब हो गया पाई कैच। तो जैसे अगर पाइथन की जो पाइथन का कोड आप अगर सेव करना होता है या फाइल सेव करनी होती है तो आप किसी भी फाइल के नाम पे आगे लिखते हो .py। तो वैसे ही अगर आपको बाइट कोड में सेव करना है, कैच में करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा .pyc फाइल्स। ये कंपाइल्ड बाइट कोड है, जो मतलब कंपाइल जो बाइट कोड है, जितना भी आपने बाइट कोड लिखा है वो किस में स्टोर हो जाएगा, py कैश में। और ये काम क्या करेगा, ये जो फ्यूचर इंपोर्ट्स को एक्सलेट करेगा और उसके रिकम्पाइलेशन करेगा। मतलब जितने भी आपके फ्यूचर इंपोर्ट्स हैं उन्हें ये एक्सलेट करेगा, तेज़ कर देगा, और जो रिकम्पाइलेशन है उन्हें स्किप कर देगा क्योंकि ये एक ही बार में सारे कैच कर लेगा। एग्जीक्यूशन पाइपलाइन मतलब जो ये बाइट कोड है इसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो इसका एक डायग्राम है जिससे आप जल्दी से समझ में आए। इसमें सबसे पहले NFT, यानी कि ये हाइड्रोपोनिक्स NFT वाला नहीं, ये सबसे पहले टोकनाइज करते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इतना समझ लो। सबसे पहले टोकनाइज करेगा, टोकनाइज के बाद पार्स करेगा, पार्स के बाद कंपाइल करेगा, कंपाइल के बाद ऑप्टिमाइज करेगा, ऑप्टिमाइज के बाद एग्जीक्यूट करेगा। तो एवरी पाइथन प्रोग्राम ट्रेवल्स दिस पाइपलाइन बिफोर अ सिंगल इंस्ट्रक्शन रन। अंडरस्टैंडिंग ईच स्टेज इज फाउंडेशनल टू डीबगिंग एंड परफॉर्मेंस वर्क। तो अभी हम इन 5 स्टेज एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को पढ़ने वाले हैं। जितने भी पाइथन प्रोग्राम है ये सारे इस पाइपलाइन से रन होते हैं। मतलब अगर आपको एक वर्ड भी आउटपुट चाहिए ना, तो वो एक वर्ड भी इन सारे 5 स्टेज में से एग्जीक्यूट होके आएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले टोकनाइज, कंपाइलेशन प्रोसेस, डीप डाइव। हाँ, तो सबसे पहले आ चुका है टोकनाइज़र। अब इसे डीप में पढ़ेंगे। तो टोकनाइज़र क्या करते हैं, जो आप इनपुट देते हो, जो रॉ सोर्स टेक्स्ट होता है, वो ये टोकनाइज़र उसे मीनिंगफुल टोकन्स में कन्वर्ट करता है। यानी कि कीवर्ड्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया, ताकि वो जो पाइथन का सिंटेक्स है वो उनके एटॉमिक यूनिट्स के अंदर आ जाए। ये मिनट
जो मीनिंगफुल टोकन्स है ये मैंने हाउ एआई एक्चुअली वर्क्स में भी पढ़ाया था, आप जाके पढ़ सकते हो, मैं इसे वापस रिपीट नहीं करने वाला वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, पहले से ही होने वाली है। तो फिर सबसे पहले टोकनाइजर जो आपका जितना भी रॉस जो आप इनपुट देते हो नॉर्मल हैंड रिटन, वो इसे मीनिंगफुल टोकन्स में करेगा। मीनिंगफुल टोकन्स में क्या आ जाएंगे, कीवर्ड्स आ जाएंगे, ऑपरेटर्स आ जाएंगे, आइडेंटिफायर्स आ जाएंगे। क्यों करेगा कन्वर्ट, ताकि जो पाइथन का सिंटेक्स है उससे एटॉमिक यूनिट्स के अंदर आ जाए, पाइथन इसे इजीली डिटेक्ट कर ले। पार्सर फिर अब क्या पार्स करेगा, जितने भी टोकन्स हैं उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री में एक असेंबल कर देगा, ताकि एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर बन जाए, जो कि रिलेशनशिप जो होंगे एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट के बीच में, जो भी आप एक्सप्रेशन स्टेटमेंट देते हो उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनता है, तो उनको बीच में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डालने के लिए जो पार्सर होता है एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री। तो बस ये कुछ नहीं करता, ये जितने भी टोकन्स होते हैं असेंबल कर देता है हायरार्चिकल स्ट्रक्चर में, ताकि जो एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट है वो सही रिलेशन में आ सके। फिर आता है कंपाइलर, ये क्या करता है, जो इतने भी जो AST है ऑप्टिमाइज AST, ये उसमें वर्क करता है, मतलब एक फ्रेजर वो AST के ऑप्टिमाइज AST के गो थ्रू जाता है, और फिर जो बाइट कोड इंस्ट्रक्शन है उन्हें एमिट कर देता है। एमिट मतलब प्रोड्यूस करता है, खुद प्रोड्यूस करता है। फिर द आउटपुट दैट द पाइथन वर्चुअल मशीन विल अल्टीमेटली एग्जीक्यूट, मतलब ये क्या करता है, जो कंपाइलर है वो ऑप्टिमाइज AST के गो थ्रू जाता है, फिर बाइट कोड इंस्ट्रक्शन को एमिट करता है, और फिर जो आउटपुट आता है वो पाइथन वर्चुअल मशीन खुद एग्जीक्यूट कर देती है। तो बस यही है, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। आ चुका है इंस्पेक्टिंग बाइट कोड विद DIS मॉड्यूल। तो DIS मॉड्यूल क्या होता है, तो पहले मैं आपको बता दूँ मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल एक कोड लाइब्रेरी होती है जो कि एक्सपर्ट्स लिखते हैं, इन्हें हम दो अपने PIP फंक्शन के द्वारा अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूल दो टाइप के होते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल और एक्सटर्नल मॉड्यूल, मैं आपको बाद में बताऊँगा। बिल्ट इन मॉड्यूल जो आपके कंप्यूटर में पहले से होते हैं, और एक्सटर्नल मॉड्यूल जो आपको PIP फंक्शंस के द्वारा इंपोर्ट करना होता है। तो मैं आपको मॉड्यूल बाद में बताऊंगा, अभी आपको बस समझते हैं कि DIS मॉड्यूल क्या होता है और DIS मॉड्यूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इंस्पेक्टिंग बाइट कोड में। तो सबसे पहले हाउ टू यूज़, सबसे पहले जो भी आपका फंक्शन है, मेथड है या फिर कोड ऑब्जेक्ट जिससे आपको बाइट कोड इंस्ट्रक्शन प्रिंट करना है रीडेबल फॉर्मेट में, तो उसमें आप लिख दो DIS.DIS। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखनी है एनाटॉमी, समझ लो। सबसे पहले आपको लिखना है ऑपरेशनल कोड, OP कोड मतलब ऑपरेशनल कोड। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है द ऑपरेशन टू परफॉर्म, आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। फिर आपको लिखना है कि ऑपरेंड इंडेक्स क्या है, वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद जो आप बाइट पोजीशन है उसकी कोड स्ट्रीम में पोजीशन क्या होनी चाहिए, कोड स्ट्रीम में बाइट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। इंटरव्यू टिप मैं अभी बताता हूँ। ये कॉमन ऑपरेशनल कोड सुनो, जैसे जो लोड अंडरस्कोर नेम है, लोड मामला आपने इंटरव्यू ने आपसे पूछ लिया कि लोड अंडरस्कोर नेम क्या करता है, तो ये लोड आप बता सकते हो कि जो ये वेरिएबल होता है उसे स्टैक के अंदर पुश करता है जितने भी जो। फिर आता है लोड अंडरस्कोर कांस्टेंट, ये क्या करता है, जो एक लिटरल कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब वो वेरिएबल अपने मैथ्स में पढ़ा होगा, वेरिएबल यानी कि X A, और कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू। तो जो एक कांस्टेंट होता है उसे स्टैक में करता है, और जो लोड अंडरस्कोर नेम होता है वो वेरिएबल स्टैक में करता है। तो फिर आता है बाइनरी ऐड, बाइनरी नंबर आपने पढ़ा होगा, पाइथन की लैंग्वेज है ये। बाइनरी ऐड यानी कि जो दो वैल्यूज़ हैं उन्हें सम करके आपको पुश कर देता है। फिर रिटर्न वैल्यू जो टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू होगी वहाँ पे वापस रिटर्न हो जाता है। फिर अगर आप इंटरव्यू की एक टिप है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो नोइंग हाउ टू रीड DIS आउटपुट सिग्नल, जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन इंटरनल्स आर डिफरेंशिएटेड इन सीनियर लेवल इंटरव्यू। जो भी सीनियर लेवल के इंटरव्यूज होते हैं ना, उसमें आपको पता होना चाहिए कि DIS आउटपुट सिग्नल होते हैं वो पाइथन के इंटरनल को अंडरस्टैंड करने के लिए होते हैं। मतलब अगर आपने इंटरव्यू ने आपसे पूछ लिया कि DIS मॉड्यूल पाइथन में किस काम के लिए होता है, तो आप बोल सकते हो कि जो DIS मॉड्यूल है, ये जो आउटपुट सिग्नल्स होते हैं वो पाइथन के इंटरनल्स को जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ होता है। ये सीनियर लेवल इंटरव्यूज में हो सकता है, ये जूनियर लेवल में तो बहुत कम होता है। देखते हैं द कोड ऑब्जेक्ट्स, द कंटेनर। कोड ऑब्जेक्ट आपने सुना होगा, कोड ऑब्जेक्ट एक कंटेनर के जैसा होता है। इसमें क्या जितने भी जो आपने क्लास तो सुना होगा ना, मतलब एक कंपाइलेशन, जैसे बहुत सारी पोएम है तो उसमें अगर हम एक कंपाइल कर देते हैं वो क्या बन जाती है, एक बुक बन जाती है, नोवेल बन जाती है, स्टोरी को कंपाइल करते हैं। तो वैसे ही एक कंटेनर है, तो कोड ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं इन्हें। इसमें जो एवरी फंक्शन है, क्लास है, मॉड्यूल कंपाइल्स हुआ कोड ऑब्जेक्ट, जितनी भी फंक्शन हो गई, क्लास हो गई, मॉड्यूल हो गई, सारी कंपाइल में एक बन जाती है जिसे हम बोलते हैं कोड ऑब्जेक्ट यानी कि कंटेनर। ये कोड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये रीड ओनली स्नैपशॉट ऑफ अ कंपाइल पाइट कोड एंड इट्स मेटाडाटा एक्सेप्टेड बाय फंक्शन डॉट कोड डॉट
डैश और द बिल्ट इन कंप्लीट फाइल। ये क्या करते हैं, ये एक रीड ऑनली स्नैपशॉट ले लेता है। 1 पेज है, जैसे आपको पढ़ना है, मान लो आपको एसएसटी पढ़नी है, चैप्टर बहुत बड़ा है, आपने कुछ नहीं किया, आपने बस उसे उन सब सारे पेजेस को कंपाइल किया और इंटरनेट पर डाल दिया, पूछ लिया, फिर आपको 1 पेज बना के दे देगा, आप बस पढ़ के चले जाओगे। तो वही यही करते हैं, जितने भी फंक्शन है, क्लास है, मॉड्यूल है, मॉड्यूल है, उन्हें कंपाइल करता है कोड ऑब्जेक्ट में, फिर कोड ऑब्जेक्ट एक रीड ऑनली स्नैपशॉट देता है कंपाइल बाइट कोड का और उसके मेटा डाटा का। फिर उसके बाद आप उसको जो फंक्शन डॉट कोड स्लैश और द स्लैश नहीं डैश और द बिल्ट इन कंपाइल के द्वारा फिर यूज़ कर सकते हो। तो ये जो कोड ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके कुछ शॉर्ट फॉर्म देख लो, जैसे हमने लोड अंडरस्कोर नेम, लोड अंडरस्कोर कांस्टेंट पढ़ा था, वैसे ही सबसे पहले आएगा कोड CO अंडरस्कोर कोड। इसमें क्या होगा, ये जो रॉ बाइट कोड इंस्ट्रक्शन होगा वो एग्जीक्यूटेबल कोर ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे 0110 बाइनरी है, मतलब जो आप रॉ बाइट कोड इंस्ट्रक्शन डालते हो ना, वो इसे एग्जीक्यूटेबल कोर में कन्वर्ट करता है। फिर आता है को अंडरस्कोर नेम। ये क्या करता है, जो ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शन नेम रेफर इन द बाइट कोड, जो आप बाइट कोड डालते हो उसके हिसाब से एक कॉमन वेरिएबल लेगा, फंक्शन लेगा बाइट कोड के हिसाब से, ये खुद से नाम डाल देगा। को कांस्टेंट, ये क्या करता है, जितने भी लिटरल कांस्टेंट है, नंबर्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, नन हो गए, नन नहीं मतलब नन रिफरेंस बाय द लोड कांस्टेंट, नंबर्स, स्ट्रिंग और जितने भी कमेंट्स मान लो, वो जो उनके सारे टपल ना एक लोड अंडरस्कोर कांस्टेंट में मिलाता है। लोड अंडरस्कोर मैंने अभी आपको पढ़ाया था, जो कि कांस्टेंट को टॉप ऑफ स्टैक भेजते हैं, तो उन्हीं को नन मतलब लोड कांस्टेंट, ये उन्हें टपल करके आप इन्हें को अंडरस्कोर कांस्टेंट से यूज़ कर सकते हो। फिर आता है को अंडरस्कोर VAR नेम्स, यानी कि वेरिएबल नेम्स। यहाँ पे थे नेम्स में क्या हो गया, आपको ग्लोबल वेरिएबल मिलता है और फंक्शन मिलता है जो कि बाइट कोड से रेफर होते हैं। पर को वेरिएबल में क्या होता है, ये लोकल वेरिएबल नेम्स होते हैं और ये फास्टर होता है एक्सेस करने के लिए, ग्लोबल से होता है रन टाइम। अगर मैं आपको शॉर्ट प्रोजेक्ट बनाने में आपको ग्लोबली नहीं बनाना, तो आप को अंडरस्कोर VAR नेम्स ले सकते हो। अगर आप ग्लोबल बनाना है तो आप CO अंडरस्कोर नेम्स ले सकते हो। ये था कोड ऑब्जेक्ट्स में। फटाफट से आगे चलते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, मतलब आप जो बाइट कोड है, ये रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल कैसे होता है, सिंपल एडिशन से समझाता हूँ। सबसे पहले आप सोर्स कोड देख लो, रिजल्ट ये आपको अभी समझ, पहले ये देख लेते हैं। स्टेप 1 लोड कॉन्स्टेंट पुशेस 3 into द स्टैक, समझ आया, लोड पुशेस 4 into द स्टैक। स्टेप 3 बोथ पॉप्स बोथ एंड पुशेस 4 स्टोर नेम, मतलब मैं और समझाता हूँ। लोड कॉन्स्टेंट, सबसे पहले लोड कांस्टेंट, अब इसमें आपने कुछ दिया नहीं, आपने यहाँ पे क्या दिया है, सोर्स कोड दिया है। सबसे पहले आपने जो है 0 लोड कांस्टेंट 03, फिर आपने दिया 2 को लोड कांस्टेंट दिया है, फिर यहाँ पे 14 लिखा है, फिर बाइनरी ऐड में क्या है, आपने 4 लिखा है और 6 को स्टोर नंबर पे लिखा है, फिर 0 रिजल्ट। ये क्या करेगा 3 और 4 को ऐड कर देगा। और ये आप कैसे यूज़ कर सकते हो, DIS मॉड्यूल से। बस सारे इंस्ट्रक्शन में मैजिक नहीं है, अभी बताता हूँ कौन से 4 इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले अगर आपने लिखा लोड अंडरस्कोर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कौन सा है, सबसे पहला 3, तो फिर ये 3 को सबसे पहले स्टैक पे पुश कर देगा। फिर आपने वापस लिखा, तो फिर दूसरा कौन सा है 4, तो ये 4 को स्टैक पे पुश कर देगा। फिर आता है बाइनरी ऐड, अगर आपने बाइनरी ऐड लिख दिया तो स्टैक पे अगर 3 और 4 है, तो बाइनरी ऐड में 3 और 4 को ऐड कर देगा, तो आ जाएगा 7। फिर आ जाएगा अगर आपने लिखा स्टोर अंडरस्कोर नेम, तो जो 7 है वो स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में 3 + 4 = 7। तो ये होता है आउटपुट, जो आपको इंटरफेस पे दिखाई देता है, टर्मिनल पे दिखाई देता है। पर ये वो चीज़ है जो आपके कंप्यूटर टर्मिनल के अंदर चल रही होती है, जो आपको देख ही नहीं सकती, क्योंकि वो अंदर कोर में चल रही होती है। तो यही 4 इंस्ट्रक्शन है, ये कोई मैजिक नहीं है, बस जस्ट ये डिटर्मिनिस्टिक सीक्वेंस है स्टैक ऑपरेशन का, जो कि किसी भी डेवलपर को एक रीड और रीज़न को रीड करने के लिए क्या करेंगे, बताओ, नहीं बताऊँ क्या। अबे रीज़न को रीड करने के लिए हेल्प करेंगे, इतना तो पढ़ लिया करो। स्टैक बेस्ड एग्जीक्यूशन मॉडल, अब हम पढ़ेंगे एक एग्जीक्यूशन मॉडल, और किसके बेस्ड पे, स्टैक बेस्ड है। सबसे पहले आता है इवैल्यूएशन स्टैक। ये एक PVM होता है जो कि एक लास्ट इन और फर्स्ट आउट स्टैक को इवेल्यूएट करता है सारे एक्सप्रेशन के द्वारा। इंस्ट्रक्शन आइदर पुश वैल्यूज ऑन और पॉप देम ऑफ, जो इसके इंस्ट्रक्शन होते हैं या तो वैल्यूज़ को पुश करते हैं या तो पॉप कर देते हैं। फिर आता है स्टैक फ्रेम्स, जितने भी एक
फंक्शन होता है ना, वो एक आइसोलेटेड स्टैक फ्रेम बनाता है। तो उससे जो इसके ओन लोकल स्टैक का लोकल वेरिएबल्स हैं वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बन जाते हैं। मतलब एक स्टैक जैसे फोटो फ्रेम होती है वैसे ही स्टैक फ्रेम होते हैं, एक आइसोलेटेड फ्रेम बनाते हैं सिर्फ स्टैक का। तो उसमें क्या होता है, उसमें इसका लोकल स्टैक, लोकल वेरिएबल, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आप डाल सकते हो। फिर आता है ऑर्डर मैटर्स। उससे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जब मैं अभी पढ़ाया था मैंने एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, वैसे ऑर्डर में करने के लिए जो बाइट कोड इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्टली मैप्स को स्टैक स्टेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको ऑर्डर करना पड़ता है। तो इसे ऑर्डर करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। और अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सप्लेन सब्टल बग्स एंड ऑप्टिमाइजेशन इनविजिबल इन सोर्स कोड। आपको समझना पड़ेगा कि जो सब्टल बग्स और ऑप्टिमाइजेशन है वो सोर्स कोड में इनविजिबल होते हैं, और इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको उससे अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। तो अभी इतने सारे स्टैक बेस्ड एग्जीक्यूशन मॉडल मिल गए, अगली बार मैं इन्हें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, देखते हैं। तो आता है .pyc फाइल्स एंड कैचिंग। जो अभी मैंने पढ़ा था कैचिंग क्या होता है, तो कैचिंग वर्क कैसे होता है। जैसे आपने पहला इंपोर्ट किया तो पाइथन एक कंपाइल बाइट कोड भेजेगा _py कैशे _/module.c_python -3x.pyc. ऐसा ही कुछ आएगा। ऑन सब्सिक्वेंट इम्पोर्ट्स इट वैलिडेट्स द कैचे यूजिंग अ टाइम स्टैम्प और हैश एंड स्किप्स रिकम्पाइलेशन ऑफ द सोर्सेज एंड कैचिंग ऐसे वर्क करेगा। मामला आपने कुछ अपनी जो फाइल है वो इंपोर्ट की, तो सबसे पहले जो कंपाइल बाइट कोड है वो आपको ये भेजेगा, ये जो प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट नहीं बोल सकते, कमांड ऐसे भेजेगा। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट जब आप थोड़े और ज़्यादा इंपोर्ट्स कर लोगे ना, तो जो आपका कैशे है वो टाइम स्टैम्प और हैश के बाद उसे वैलिडेट कर देगा और फिर रिकम्पाइलेशन को स्किप कर देगा, क्योंकि अब वो सब्सिक्वेंट हो चुका है, उसका ये फर्स्ट टाइम नहीं है। तो इफ द सोर्स इज अनचेंज्ड, अगर सोर्स अनचेंज्ड नहीं है, आप यही एक ही फाइल को बार बार देख रहे हो, तो उसमें टाइम स्टैम्प और हैश आ जाएगा, जिसकी वजह से वो वैलिडेट हो जाएगा, उसमें वैलिडेशन आ जाएगी, उसको रिकम्पाइलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। फिर वाई दिस मैटर्स फॉर इम्पोर्ट। अभी पीवाईसी मैंने .pyc मैंने ऊपर जाके पढ़ा था, वापस मैं पूछोगी .pyc क्या होता है। वाई दिस मैटर्स फॉर इम्पोर्ट देखना है तो वापस ऊपर जाके देख लो। वाई दिस मैटर, हाँ, तो .pyc इम्पोर्ट्स के लिए क्यों मैटर करती है, ये स्टेल और करप्ट नहीं होती। जो .pyc फाइल्स है ये बैफलिंग इम्पोर्ट बिहेवियर कॉज कर सकती है, स्टेल और करप्ट नहीं होती है, बल्कि एक बैफलिंग इम्पोर्ट बिहेवियर सिर्फ कॉज करेगी। और अगर आपने इन पाइथन को, ये पाइथन फोर्सेस हैं, अगर आपने इन्हें फोर्स से डिलीट करने की कोशिश की और रिकम्पाइल करनी पड़ी सोर्स से, तो एक क्लासिक डीबगिंग मूव होगा जिससे आपको नोइंग कोड होगा। नोइंग कोड एक वापस फ्रेजर होगा, इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है, मैंने पता नहीं क्या किया है। अब क्लासिक डीबगिंग मूव बहुत नोइंग कोड, मतलब आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, इसलिए कैचिंग को वापस रीबोल नहीं करो, क्योंकि सब्सिक्वेंट इंपोर्ट्स हो चुके हैं, तो इसमें टाइम स्टैम्प और हैश आ जाएगा, तो इसे रिकम्पाइल करने की वापस सोर्स में मत करना। फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसा आएगा, वाई डज डिलीटिंग .pyc फाइल समटाइम्स हैविंग इंपोर्ट इश्यूज। तो आपको क्या बोलना, जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन जो .pyc फाइल्स हैं, अगर आपने उन्हें कभी कभी डिलीट कर दिया तो इम्पोर्ट इशू को ठीक कैसे कर देंगे, वो तो इम्पोर्ट इशू को ख़राब कर देंगी ना। पर आपको बोलना पड़ेगा स्टेल बाइट कोड के रेफरेंस। जो स्टेल बाइट कोड होता है ना, मैंने अभी पढ़ाया था ऊपर स्टेल स्टैक फ्रेम, तो स्टेल बाइट कोड होता है वो आउटडेटेड स्ट्रक्चर को रेफरेंस करता है रीफैक्टरिंग के द्वारा, ठीक है। बस यही बोल देना, और वो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबी हो रही है। और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पैटर्न्स, तो फिर जो ऑप्टिमाइजेशन का पैटर्न है उससे परफॉर्म कैसे करना है। जो DIS मॉड्यूल है आपको उसे यूज़ करना है इंस्पेक्ट करने के लिए हॉट कोड पाथ को। जो बाइट कोड है वो अपने आप रिवील कर लेगा अपने उसके अंदर का इनविजिबल सोर्स। फिर इसको आपको कौन कौन से परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने हैं। सबसे पहले लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल, मैंने अभी बताया था लोड अंडरस्कोर फार, लोड अंडरस्कोर को अंडरस्कोर नेम्स, को अंडरस्कोर VAR नेम्स, ये सब वही लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल जो होता है वो फास्ट चीज़ करता है, सिग्निफिकेंटली फास्टर देन द लोड अंडरस्कोर ग्लोबल लुकिंग चेन फॉर ग्लोबल। यानी कि अगर आपको छोटी चीज़ बनानी है और आपको फास्ट प्रोसेस करना है तो आप लोकल वेरिएबल यूज़ करो, पर अगर आपको ग्लोबली कोई चीज़ बनानी है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो तो आप ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करो। फिर आता है फंक्शन कॉल ओवरहेड। जो जितने भी कॉल होते हैं वो एक कॉल फंक्शन होता है, इसमें एक फ्रेम सेटअप होता है इंस्ट्रक्शन का, यानी कि स्टैक फ्रेम सेटअप होता है जो कि एक इनलाइनिंग टाइप टूल्स बनाता है, जो कि जो भी ओवरहेड जो चीज़ आ रही है ना पाइथन के सोर्सेज की, उसे एलिमिनेट कर देता है ताकि कोड अच्छे से फंक्शन हो पाए।
फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जो कॉम्प्रिहेंशन को लिस्ट कौन करता है, कंपाइल टू अ डेडिकेटेड लिस्ट, ये एक डेडिकेटेड लिस्ट अंडरस्कोर अपेंड को कंपाइल हो जाता है, यानी कि ऑपरेशनल कोड लूप बाइट कोड ऑप्टिमाइज एंड मेजरेबली फास्टर देन द इक्विवेलेंट फॉर लीव्स विद द अपेंड। जो ये लिस्ट अंडरस्कोर अपेंड होता है, ये क्या करता है, जितने भी ऑपरेशनल कोड है, लूप है, उसे कॉम्प्रिहेंशन में लिस्ट कर देता है, जिस वजह से जो बाइट कोड है वो ऑप्टिमाइज और फास्टर हो जाता है। किससे, लूप्स विद अपेंड से ज़्यादा फास्टर हो जाता है। फिर एकदम लास्ट में इंटरव्यू रेडी कॉन्सेप्ट। इंटरव्यू रेडी कॉन्सेप्ट में मतलब आपको ये आपका अगर ये 1 पेज है इस पूरी वीडियो का, तो पाइथन IS कंपाइल, जो पाइथन के कंपाइल्स होते हैं, सबसे पहले पूछेगा पाइथन IS कंपाइल, तो क्वेश्चन आएगा पाइथन कंपाइल सोर्स टू बाइट कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। पाइथन आपको ये पढ़ना पड़ेगा, जो पाइथन होता है वो बाइट कोड को कंपाइल कर देता है एग्जीक्यूशन से पहले। ये पाइथन पूरा इंटरप्रेटेड नहीं होता। नोइंग दिस डिस्टिंक्शन इम्प्रेसेस इंटरव्यूज इमीडिएटली। अगर आपने यही बोल दिया तो वो इम्प्रेसेस इंटरव्यूज जाएंगे कि इन्हें पता है कि पाइथन पूरी तरह से आता है। अंडरस्कोर नेम, अगर ये पूछ लिया तो इसका मतलब क्या होगा, देयर मॉड्यूल एग्जीक्यूशन मॉडल सेट्स अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर बेस्ड ऑन हाउ अ मॉड्यूल इज लोडेड, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन वर्सेज इम्पोर्ट इनेबलिंग रीयूजेबल स्क्रिप्ट। यानी कि जो मॉड्यूल है, मॉडल को एग्जीक्यूट कैसे करता है, एक मॉड्यूल को लोड कैसे करता है, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन और इम्पोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, इनेबलिंग रीयूज, अगर आपको रीयूजेबल स्क्रिप्ट को यूज़ करना है तो उसे इनेबल कैसे कर सकते हो, ये क्वेश्चन आएगा। और फिर आएगा सिंटेक्स वर्सेस रन टाइम एरर, मतलब जो सिंटेक्स एरर होते हैं जो कि एक पास्ट टाइम में ऑकर होता है बाइट कोड रन से पहले, उससे रन टाइम एरर, और जो कि PVM एग्जीक्यूशन के बीच में होता है, इन दोनों को फिक्स कैसे करें, इन दोनों के स्टेज क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आएगा इम्पोर्ट एग्जीक्यूट वंस, SYS डॉट मॉड्यूल्स कैचेज एवरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। जो भी SYS मॉड्यूल होता है ना, कैच, एक सिंटेक्स एरर, मतलब ये पाइथन अगर आपने यूज़ किया होगा तो आपको SYS डॉट मॉड्यूल पता होगा, ये सारे कैचेस को इंपोर्ट कर देता है, और इस सब्सिक्वेंट इंपोर्ट जो होते हैं कैच ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता है। नो री एग्जीक्यूशन की ज़रूरत नहीं है, और डुप्लीकेट साइड इफेक्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।